बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों को पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं जिसको हिंदी में अपन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या शीत रुधिरधारी एनिमल्स कहते हैं। यदि इसको अपन डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ए पोइकिलोथर्म्स इज एन एनिमल whose internal temperature varies considerably. It is opposite of a homeotherms, an animal which maintain thermal homeostasis. इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, शीत रुधिर जिनको प्राणी कहते हैं अपन, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो स्थिर नहीं रहता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता रहता है। और इनको अपन एक्टोथर्मिक भी कहलाते हैं ये एनिमल्स। और मोस्टली जो इसमें हैं वो आपके इनवर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस जो हैं उनको रखा जाता है। इनका जो थर्मल कंडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है जितना इनकी बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ हीट है। प्रोडक्शन ऑफ हीट से जो थर्मल है कंडक्शन रेट का वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो इनका कंट्रोल होता है मतलब ऊष्मा का, वो फिजियोलॉजिकल मेथड के द्वारा नहीं होता, बजाय ये जो क्लाइमेट के द्वारा हीट ग्रहण करते हैं उनकी सहायता से करते हैं। यानी जो कार्यकी होती है अपन कहते हैं फिजियोलॉजिकल मेथड होता है, उसकी सहायता से ये अपने बॉडी को अपन कह सकते हैं हीट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कार्यकी के द्वारा। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो भी हाई हो जाती है, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और ऑक्सीडेशन है उनको अंडर कंट्रोल में रखना पड़ता है इनकी बॉडी में। जो इसमें भी जो टेरेस्ट्रियल जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं मतलब स्थल में रहने वाले हैं, इनमें भी कोई होम्योस्टेसिस का प्रोसेस नहीं पाया जाता। और इस वजह से क्या होता है कि ये अपने बिहेवियरल मेथड के द्वारा, व्यवहारिकी विधि के द्वारा टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। दे डिपेंड अपॉन बिहेवियरल मेथड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। इनका जो डेली की एक्टिविटी है और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, और जो इनका अपन कह सकते हैं टेम्परेचर का रेंज है, उसको अपन एक्टिव टेम्परेचर रेंज कहते हैं। सक्रिय तापक्रम परास कहलाता है। एक्टिव टेम्परेचर रेंज कहलाती है जो डेली एक्टिविटी के दौरान इनको एक मतलब कह सकते हैं टेम्परेचर की रेंज होती है जिनके बीच में ये अपने आप को बनाए रखते हैं। इसी तरह से जो एक्वेटिक कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं मतलब जल में रहने वाले जो शीत रुधिर प्राणी हैं, इनमें जो टेम्परेचर की अपन कह सकते हैं विचलन की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। इसमें जैसे ऊपर आपको डेफिनेशन बताई कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को, जिनको अपन एक्टोथर्म्स भी कहते हैं, इसमें दो तरह के अडेप्टेशंस को अपन लेंगे। एक तो हाई टेम्परेचर के प्रति और एक आपके लो टेम्परेचर के प्रति। यदि हाई टेम्परेचर के प्रति देखें इसमें तो जो बिहेवियरल मेथड है इनका, व्यवहारिकी जो विधि है, उसकी सहायता से ये उसके अनुकूलित होते हैं या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जैसे अपने सिंपल सा एग्जांपल लें कि इनकी बॉडी का जो साइज़ है जो कम होता है, जैसे अपने बीटल होता है जिसको भृंग कहते हैं,
जो लगभग 10 मिलीग्राम का होता है, इसमें ये पाया गया है कि गमन की सहायता से, गमन का मतलब चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलना, कि जैसे ही सूर्य के प्रकाश की ओर मतलब ये जा सकते हैं, और सूर्य का प्रकाश इनको ज़्यादा तेज़ लगे या टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे दूर जाने की इनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो तापमान बढ़ने पर ये छायादार ठंडे स्थल की ओर गमन कर जाएंगे, और ठंडे स्थल से यदि इनको टेम्परेचर बढ़ाना है तो ये आपके सूर्य के प्रकाश की ओर चले जाएंगे गमन की सहायता से, क्योंकि इनका बॉडी का साइज जो है वो कम होता है। चेंजेज इन प्लेस मतलब स्थान को ही चेंज कर दें, ये छिपकलियों में, जो रेप्टाइल्स की जो लिजार्ड्स होती हैं, इनमें पाया जाता है। इसमें ये देखा गया है, ये लगभग जैसे इसका 500 mg मिलीग्राम के बराबर इनका वजन होता है, तो ये स्थान परिवर्तन कर लेते हैं अपने ताप के नियमन के लिए। आवास का तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो उसको बचाने के लिए ठंडे स्थल की ओर चले जाएंगे ये। और यदि अपने बड़े आकार के स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करें, जिनका भार मतलब लगभग जैसे 10 kg तक है, तो ये प्राणी क्या होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं। छोटी प्राणियों की तुलना में इनमें जो ऑपरेटिव टेम्परेचर है, क्रियात्मक तापमान है, उसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो बड़े आकार के कारण आवासीय जो परिवर्तन है इनमें बहुत कम होता है। तो बड़ा आकार वातावरणीय जो परिवर्तन होते हैं उससे प्राणी की सुरक्षा हो जाती है। अब अपन यदि बात करें अपन क्योंकि एडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं कि बिहेवियरल एडेप्टेशंस होता है इनमें जलीय प्राणियों की और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो जो जलीय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें जैसा पहले भी पूर्व में बताया कि नैरो रेंज होती है टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन की, कम तापीय विचलन पाया जाता है का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो आपके टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय प्राणी हैं, इनके समान ताप को नियंत्रण करने के लिए जो अपन ने बिहेवियरल विधि बताई, कार्य की क्रियाएं, वो नहीं पाई जाती, बिहेवियरल क्रिया विधि नहीं पाई जाएगी। इन प्राणियों में क्या होता है कि जैसे मांसपेशियों में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो रक्त में स्थानांतरित कर जाती है, मतलब मसल्स के अंदर जो हीट उत्पन्न होगी वो ब्लड में स्थानांतरित कर दी जाएगी, और वहाँ से वो गिल्स में और त्वचा के सहायता से बाहरी जलीय माध्यम में कंडक्शन के द्वारा वो स्थानांतरित कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जलीय प्राणी होते हैं, यदि वातावरण में टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा आया तो उनकी मृत्यु अधिक हो जाती है। तो इसके लिए इनमें जो विधि पाई जाती है वो एक्लिमेशन की विधि या एक्लिमेटाइजेशन की विधि जो है उसकी सहायता से ये अपने तापक्रम का नियमन करते हैं। जबकि अपने स्थलीय जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनमें बताया है कि बिहेवियरल क्रियाओं के द्वारा ताप का नियमन करते हैं। जितने भी जलीय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इनमें एक थर्मल की रेंज होती है। वो थर्मल की रेंज उसको अपन कह सकते हैं सरवाइव करने की, जिसमें सर्वाधिक अपन कह सकते हैं सर्वाधिक लेवल तक सरवाइव रह सकते हैं, उसकी एक टॉलरेंस रेंज होएगी थर्मल की, कि इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच में ये सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ही उससे कम या अपन ज़्यादा टेम्परेचर में वो जाते हैं तो उनकी थर्मल रेजिस्टेंस का एक परास मिल जाता है, और इस थर्मल रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कर सकते हैं उतने टेम्परेचर का। उससे भी अपने कम या ज़्यादा में जाएं तो वो एक घातक मतलब क्या कहते हैं जोन ऑफ लिथल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं कि वो उस प्राणी के लिए घातक हो जाएगा, यानी मृत्यु हो सकती है, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रुक सकती है। तो एक निश्चित अपन कह सकते हैं रेंज तक परास में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपने आप को एक हाई और एक न्यून मतलब लो और हाई लेवल तक तापक्रम तक अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो ये जो टेम्परेचर की रेंज हो गई, जैसे मान लिया अपने 15 डिग्री न्यूनतम हो गया, अधिकतम 35 डिग्री हो गया, तो ये 15 से 35 डिग्री के बीच में जो इनके एडेप्टेशंस की क्षमता होती है
उसी को अपन एक्लिमेटाइज होना कहते हैं। तो ये एक्लिमेटाइज करके ताप का नियमन करते हैं अपने जो एक्वेटिक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके और भी कई एग्जांपल्स हैं अपने, जैसे बुल फ्रॉग, मतलब ये तो अपन ने बुल फ्रॉग और ग्रीन फ्रॉग जो एम्फीबियंस की बात करें, तो एम्फीबियंस में क्या होता है कि ताप नियमन की जो कुछ क्षमता इसमें पाई जाती है कि ये जैसे ही मतलब टेम्परेचर ज़्यादा कम है तो सूर्य की रोशनी में ही आ जाएंगे, बास्क करते हैं जिसको हिंदी में अपन आतप करते हैं, और अपने शरीर के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा लेते हैं ये। और जैसे ही अपने इवेपोरेशन होगा उससे जल की क्षति हो जाती है। तो वाष्पीकरण की सहायता से और अपने बास्किंग की सहायता से बॉडी के टेम्परेचर को ये जो बुल फ्रॉग और ग्रीन फ्रॉग है एम्फीबियंस हैं, ये अपने को नियंत्रित कर लेते हैं। और जो फ्रॉग पानी के निकट रहते हैं वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, आधे मतलब कि अंश प्लावित कहते हैं, आधे तो डूबे हुए रहेंगे जल में, आधे ऊपर रहते हैं, उस अवस्था में अपने आप को ले आते हैं। तो पानी के निकट जितनी भी प्रजातियां रहती हैं वो तो वाष्पीकरण के द्वारा अपने ताप का नियमन कर लेती हैं। ये एम्फीबियंस के, बुल फ्रॉग्स के और इनकी एग्जाम्पल्स दिए अपन ने। इस स्लाइड में आप लोगों को जैसे कई पॉइंट वाइज दिए गए हैं, इनको भी अपन इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि जैसे सम अडेप्टेशंस आर बिहेवियरल, जिनकी अपने बात करी थी मैंने। लिजार्ड एंड स्नेक्स बास्क इन द सन इन द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग एंड सीक शेल्टर अराउंड नून। वही है, बास्किंग का मतलब हो गया सूर्य से रोशनी प्राप्त कर ली और टेम्परेचर को अपने को नियंत्रित कर लिया। द एग्स ऑफ येलो फेस्ड बम्बल बीज are unable to regulate heat, a behavioral adaptation to combat this incubation, where to maintain the internal temperature of eggs, the queen and her workers will incubate the brood almost constantly by warming their abdomens and touching them to the eggs. The bumblebees generates heat by shivering flight muscles even though they are not flying. इसी तरह से टर्माइट का, टर्माइट माउंट्स आर यूजुअली ओरिएंटेड इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सो दैट दे एब्जॉर्ब एज मच हीट एज पॉसिबल अराउंड डॉन एंड डस्क एंड मिनिमाइज हीट एब्जॉर्प्शन अराउंड नून। इसी तरह से ये आपका ट्यूना आर एबल टू वार्म देयर एंटायर बॉडीज थ्रू द हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म कॉल्ड द रिटी मिराबाइल, विच हेल्प्स कीप heat inside the body and minimize the loss heat through the gills. They also have their swimming muscles near the center of their bodies instead of near the surface, which minimize the heat loss. इसी तरह से आपके गिंगेटोथर्मी means growing to large size in order to reduce heat loss, such as in sea turtles and ice is megafauna. Body volume increases proportionally faster than does body surface with increased size, and less body surface per unit body volumes tend to minimize the heat loss. ये टर्टल के बारे में था। इसी तरह से कैमल है, कैमल although they are homeotherms thermoregulates using a method termed as temperature cycling to conserve energy. In hot desert they allow their body temperature to rise during the day and fall during the night, adjusting their body temperature to cycle over approximately 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपने मैमल्स में कैमल का एग्जांपल ले सकते हैं। पोइकिलोथर्मिक describes an organisms with variable body temperature due to lack of thermoregulatory mechanism. Homeothermic describes an organism with the capacity actively auto-regulate its body temperature. Homeotherms usually have much more complex and elaborate circulatory and respiratory system than poikilotherms because of their higher metabolic rate. Their metabolic rate is higher because maintaining their own temperature is more energetically expensive despite the liberating nature of homeothermy. Poikilotherms also tends to smaller in body size than their homeotherms counterparts, probably because
it is more difficult to internally thermoregulate a larger body without mechanism to do so. ये जो अपने एग्जाम्पल बताए और अभी मैंने जो स्लाइड के थ्रू डिस्कस किया, ये सारे इसमें कुछ कंपैरिजन भी दिया हुआ था होम्योथर्मिक्स और पोइकिलोथर्मिक्स का। जैसे अपन ने एम्फीबियंस में बुल फ्रॉग, ग्रीन फ्रॉग की बात करी, इसी तरह से रेप्टाइल्स में भी कई विधियां हैं। जैसे एक तो पेंटिंग की सहायता से और त्वचा द्वारा जो जलीय क्षति जो होती है उससे शरीर का तापमान ये नियत कर लेते हैं जो रेप्टाइल्स हैं। इस तरह से ये मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाते और मृत्यु नहीं हो पाती इनकी, तो पेंटिंग की सहायता से एक तो ये रेप्टाइल्स कर लेते हैं। इसी तरह से जो भी रेप्टाइल्स हैं इसमें एंडोथर्म्स के समान ही ताप के नियमन की कार्य की होती है। यानी ताप नियमन का सबसे जो इसमें रेप्टाइल्स में एक सरल तरीका है उसको हेलियोथर्मिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य के द्वारा जब बास्किंग करी तो तापमान बढ़ गया, तो प्राणी फिर छायादार स्थल पे चला जाता है और छाया में जब तक रहेगा जब तक तापमान कम न हो जाए। जैसे ही तापमान कम हो जाएगा तो पुनः वह प्राणी सूर्य के प्रकाश में बाहर आ जाता है। ये हेलियोथर्मिज्म कहलाता है। ये सभी सर्पों में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है। लिजार्ड की पहले भी बात करी थी मैंने। लिजार्ड में एक और खासियत होती है, ये ताप नियमन के लिए एक विशेष परिघटना होती है इसमें कि जैसे ही बाहर का तापक्रम कम हो गया तो इसकी जो रिब्स होती हैं वो अपनी फैला लेगी, शरीर चपटा हो जाएगा और जिससे क्या होगा, ताप के अधिकतम अवशोषण हेतु जो इसका पृष्ठ सतह है एरिया बढ़ जाता है। और जैसे ही बाहरी तापक्रम अधिक होता है तो पसलियों को ये वापस सिकोड़ लेती है और जिससे शरीर पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी और जिससे ताप के अवशोषण की पृष्ठ सतह जो है वो कम हो जाती है। तो पसलियों को फैला लेना और फिर सिकोड़ लेना, इसकी सहायता से मोस्टली अधिकांश जो लिजार्ड होती हैं वो ताप के नियमन का काम करती हैं। इसके अलावा जो बोरोविंग हैं, बिल बना लेते हैं, रंग परिवर्तन कर लेते हैं, अपना मेटाक्रोसिस की परिघटना पाई जाती है इनमें लिजार्ड्स में। और कुछ रेप्टाइल्स में जो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और हार्ट बीट को परिवर्तित करके भी ताप का नियमन जो है वो कर लेते हैं। तो ये तो कुछ एडेप्टेशंस थे आपके हायर टेम्परेचर के। इसी तरह से लो टेम्परेचर होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें जो विधि पाई जाती है अपन कह सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा है इसमें, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है इसके बारे में। जो लो टेम्परेचर में ट्रॉपिकल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें उनको कम तापमान का सामना करना पड़ता है और इसके बचने के लिए उनमें क्या पाई जाती है, एक तो सुपर कोइलिंग और एक डायपाज तो वैसे आपके इंसेक्ट्स में, कीटों में पाया जाता है। तो जो सुपर कोइलिंग पाई जाएगी लो टेम्परेचर वाले आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में और डायपाज पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि शरीर का जो तापमान है जो फ्रीजिंग पॉइंट से जैसे ही कम होता है तो प्राणियों में सुपर कोइलिंग स्टार्ट हो जाती है, अपने आप को कुंडलित कर लेते हैं। और जो कुंडलन की दर है, रेट है, वो किस पे निर्भर करती है कि इनकी बॉडी के अंदर जो उपस्थित ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर करती है। तो बॉडी के अंदर ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की मात्रा पे कुंडलन की जो रेट है वो निर्भर करती है। कुछ जो प्राणी होते हैं इसमें वो तो 90% अपने बॉडी फ्लूइड उनका जम जाता है और जो 10% होता है वो कंसंट्रेटेड, सांद्रित हो जाता है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड उपस्थित होते हैं। 10% जो सांद्र हुआ रहता है। शरीर के बाहर जैसे ही बर्फ़ जम गई और पेशियाँ और जो अंग होते हैं वो इनके विकृत हो जाते हैं। जैसे ही वातावरण का क्लाइमेट, तापमान बढ़ने लगता है तो उसके साथ साथ ये पुनः जो एनिमल्स होते हैं वापस वो सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह से जो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन में जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनके बॉडी फ्लूइड में ग्लिसरॉल पाया जाता है
और ग्लिसरॉल से क्या होता है कि जो मतलब फ्रीजिंग होती है उससे हानि कम होती है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो फिशेज़ पाई जाती हैं उनके बॉडी में ग्लिसरॉल पाया जाता है बॉडी के फ्लूइड में, और उससे क्या होता है उनका जमाव नहीं हो पाता, उससे हानि कम होती है। वहाँ इसी तरह से मतलब आपके क्या कहते हैं कि लो टेम्परेचर के लिए जो वुड फ्रॉग है और ग्रे ट्री फ्रॉग है, ये क्या करता है पूरी सर्दियों में पत्तियों और लिटर के नीचे समय अपना बिताएगा, और इसके जो बॉडी फ्लूइड है इसमें भी ग्लिसरॉल पाया जाता है, जिससे इसकी प्राणी की बॉडी है वो उसमें फ्रीज नहीं हो पाती, जमाव नहीं हो पाता, और उससे उसकी रक्षा हो जाती है। तो अपन ने आर्कटिक एंटार्कटिक की मछलियों की बात करी, आपके वुड फ्रॉग और ग्रे ट्री फ्रॉग की बात करी, जिसमें ग्लिसरॉल बॉडी फ्लूइड में ग्लिसरॉल मिलता है और जमाव से उनकी रक्षा हो जाती है। कीटों में जो डायपाज पाया जाता है की परिघटना पाई जाती है, जो डायपाज होता है उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करना और जो बॉडी की वृद्धि होती है वो गतिशीलता, प्रजनन की जो क्रियाएं होती है ये सारी डोरमेंट हो जाती हैं, सुप्त हो जाती हैं। कीटों में जब डायपाज होता है तो आपके कह सकते हैं ग्रोथ है, गति मतलब अपने उनके मोबिलिटी है या रिप्रोडक्शन की क्रियाएं, ये सारी डोरमेंट हो जाती हैं, कुछ समय के लिए सुप्त हो जाती हैं। तो कीटों में डायपॉज की परिघटना जो है कुछ कीटों में तो आनुवंशिक रूप से भी निर्धारित होती है। तो डायपॉज के कारण क्या होता है, जब डेवलपमेंट रुक गया, संवेदी अवस्थाएं नहीं आ पाती, जिससे क्या होता है इसे निम्न ताप के कारण मृत्यु की संभावना जो है वो अधिक रहती है इससे। तो और जैसे ही फोटो पीरियड बढ़ेगा, यानी अपन कैसे प्रकाश का काल जो बढ़ता है, तो बढ़ने के साथ ही डायपॉज जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो डायपॉज की सहायता से ये अपने आप को क्या कहते हैं कि लो टेम्परेचर में जो कीट हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने पोइकिलोथर्म्स के बारे में आप लोगों को स्लाइड की सहायता से और कुछ परिचर्चा करके समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट में अपन आपको होम्योथर्म्स जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।